नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेन स्नैचरों की गैंग का हुआ पर्दाफाश। प्रदेश की भाजपा सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाते कांग्रेसियों ने किया पोस्टर जारी और बहुप्रतीक्षित इको पार्क जनता को समर्पित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लैंडमार्क होटल के समीप एक युवक पर आधा दर्जन युवकों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित वर्मा अपने एक साथी के साथ लाल गांव की ओर जा रहा था। तभी लैंडमार्क होटल के समीप आधा दर्जन की संख्या में आए आरोपियों ने उसे घेर लिया और मारपीट करते हुए हमला कर दिया। इस घटना में अंकित वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस एक्टिव हुई और गढ़ थाना और मनवा पुलिस के सहयोग से आरोपी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसमें सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि अंकित वर्मा हत्या का आरोपी था, जो हाल ही में जेल से छूटकर आया था, जिसकी सूचना लगते ही आरोपियों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। आरोपी अपने दोस्तों की हत्या का बदला लेने के लिए उस पर हमला करने आए थे, जिन्हें रात में ही 12:30 के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में हिमांशु और सचिन के नाम सामने आए हैं। ये कल घटना सामने आई थी जिसमें एक युवक को घायल किया गया था चाकू मारकर, जिस पर से मुकदमा 307 का कायम किया गया था और तत्काल ही इसमें टीम को एक्टिव किया गया। और जैसा कि पीड़ित द्वारा बताया गया, उस आधार पर आरोपी की पता तलाश की गई और आरोपी को इसमें पकड़ा गया। आरोपी थाना मनगवा और थाना गढ़ पुलिस की मदद से, साथ ही थाना कोतवाली ने इसमें अच्छा काम किया है और रात्रि में ही करीब 12:30 बजे के करीब 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। वजह इसमें जिसको चाकू लगी है वो खुद ही एक हत्या का आरोपी है, जो अभी 1.5 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया हुआ है और उसी जिसकी उसके द्वारा हत्या की गई थी, उसी के साथ ही ये आरोपी हैं, एक हिमांशु पटेल करके और एक सचिन, जिनके द्वारा अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए इस पर प्रहार किया गया। रीवा के नागरिकों के लिए बहुप्रतीक्षित योजना इको पार्क का आज शुभारंभ कर दिया गया। बिहार नदी के बीच में बने इको पार्क को आज जनता के लिए समर्पित कर दिया गया। इस दौरान मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में आम जनमानस उपस्थित रहा। वहीं देर रात तक इंडियन आइडल फेम और जाने माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों का दिल जीत लिया। बधाई आती हैं आए, लेकिन जहाँ इच्छा शक्ति होती है उन बाधाओं को पार करना भी कोई बहुत कठिन नहीं होता है। और इसलिए मैं तो जो काम जनहित में ज़रूरी है उसके लिए कितनी भी बड़ी बाधा हो वो मेरे लिए बहुत छोटी लगती है। और उसी का ये परिणाम है कि रीवा के विकास के लिए जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने की आवश्यकता रही है, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो पूरा नहीं हुआ। इको पार्क और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का भव्य परिसर इसका उदाहरण है, जैसा आप कह रहे हैं। सर, पहले पचमठा, फिर संस्कृत विश्वविद्यालय, फिर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके बाद इको पार्क। विंध्य के लिए अगली सौगात क्या? इसके बाद रिवर फ्रंट इको पार्क से लेकर पचमठा होते हुए और कोतवाली घाट और फिर राजघाट तक दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ शानदार पाथवे बनेगा, उसका विकास होगा। काम चल रहा है, लेकिन अभी प्रथम चरण में पचमठा हुआ है। अभी कुछ दिनों बाद रिवर फ्रंट पचमठा तक होगा। उसके बाद दोनों तरफ के किनारों को विकसित करके दूसरे चरण में इसको पूरा करेंगे। मार्च में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। 72 सीटर का प्लेन हवाई अड्डा से उड़ना शुरू हो जाएगा। वो भी भविष्य में बोइंग प्लेन आ सके, रीवा में इसका दरवाज़ा खुलेगा। और इस प्रकार से जितने भी काम हैं, सिंचाई की नहरों का रकबा 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ करना है। रीवा संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत करनी है, जो लंबे समय से हमारे मनीषी, हमारे विद्वज्जन इस बात की मांग करते करते आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें उनके उस संघर्ष को भूलना नहीं है और उनकी इच्छा के अनुरूप विंध्य में संस्कृत विश्वविद्यालय बन जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही सहृदयता के साथ घोषणा कर दी है। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम उसका शुभारंभ करेंगे। कल रीवा के 2 अधिवक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए, इको पार्क बनने से पहले मंजूरी नहीं ली। अब ये
इस तरह की बातों में मैं ध्यान नहीं देता। भैया किस तरह की सुविधाएं हैं पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलने, किस तरह की यहाँ पर इको पार्क का उद्घाटन, इस अवसर पर मंच पर विराजमान इस इको पार्क के एक तरह से स्वप्नदृष्टा, रचयिता, शिल्पकार हमारे भाई राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा नीता कोल जी, नगर निगम के हमारे अध्यक्ष भाई वेंकटेश पाड़ी जी, हमारे विधायक के त्रिपाठी जी, इस नगर निगम के हमारे पूर्व महापौर भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, हमारे पटेल जी, हमारे प्रहलाद सिंह जी, हमारे अधिवक्ता द्वय भाई राघव मिश्रा जी, हमारे सुशील तिवारी जी, मंच पर विराजमान अन्य हमारे वरिष्ठ जन, हमारे पुजेरी गण, सामने मंत महात्मागण, प्रदेश की भाजपा सरकार पर 50% के कमीशन का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने आज पोस्टर जारी किया है। प्रदेश सरकार पर लग रहे 50% कमीशन के आरोप के बाद आज युवा कांग्रेस ने मामाजान और मामाटो नाम का पोस्टर जारी कर दिया, जिसे आज प्रेस वार्ता के दौरान रीवा के कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शित किया गया। युवा कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से ऑनलाइन लोगों को विभिन्न सामग्रियां आराम से उपलब्ध हो रही, इसी तरह से अब नौकरी का ठेका और व्यवसाय के लिए मामाजान और मामाटो ऐप से 50% कमीशन देने के बाद लोगों को नौकरी का ठेका और सब कुछ मिल जाएगा। युवा कांग्रेस द्वारा जारी किए गए पोस्टर में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगाई गई है और बाकायदा एक प्रसिद्ध ऐप की तरह पोस्टर बनाकर लॉन्च किया गया है। नौकरी चाह रहा हूँ। कमीशन खोरी एक 18 सालों से ऐसी बढ़ चुकी है जिसकी एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरी आज की डेट में पूरे प्रदेश में हर वर्ग, हर विभाग से लेकर हर, चाहे सरकारी ठेके हों, चाहे सरकारी नौकरियां हों, चाहे कोई उद्योगपति अगर उद्योग लगाना चाहता है तो सरकार को अगर 50% कमीशन ना दे तो उद्योग लग नहीं सकता। उसी का नतीजा है कि इस प्रदेश के अंदर आज तक उद्योगों के मामले में या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में मध्य प्रदेश जीरो है। प्रदेश का युवा प्रदेश छोड़ने को मजबूर होता है, चाहे वो अपनी शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, वो देश के अलग अलग कोनों में जाके दर बदर भटक रहा है। ये मध्य प्रदेश की आज पहचान बन चुकी है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार 40% कमीशन पे काम करती है और मध्य प्रदेश में मामा शिवराज 50% कमीशन पे काम कर रहे हैं। 50% कमीशन अगर कोई युवा नहीं देगा तो उसको सरकारी नौकरी में नौकरी नहीं मिलेगी। 50% कोई कमीशन नहीं देगा तो उसका उद्योग नहीं लग पाएगा। 50% कोई कमीशन नहीं देगा तो उसको सरकारी ठेके नहीं मिल पाएंगे। ये 50% कमीशन ने इस प्रदेश को पूरा खोखला कर दिया। आज शिवराज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस प्रकार से वो अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो पूरा कांग्रेस का कॉपी किया हुआ मॉडल है। लेकिन वो कहते हैं ना, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। तो नकल तो कर ली शिवराज जी ने, लेकिन उसमें अकल उनके पास उतनी है नहीं कि उस चीज़ को उस हिसाब से कर पाए। अगर यही जो आज लाडली लक्ष्मी योजना, सीखो कमाओ योजना जो चला रहे हैं, वो अगर 18 साल से अगर कर रहे होते तो प्रदेश का युवा और प्रदेश का हर वर्ग इस तरीके से परेशान नहीं होता। आज प्रदेश का हर एक युवा परेशान है, हर एक वर्ग परेशान है, महिलाएं परेशान हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने से और मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की क्या जरूरत आ पड़ी कि इनको विधानसभा और विधानसभा का क्रमांक लेना पड़ा। हम बताना चाहते हैं कि जल्द ही NSUI ऐसे प्रचारकों के खिलाफ जिस भी महाविद्यालय से ऐसे संज्ञान में मामले आ रहे हैं, हम लोग उनका खुले तौर पर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग तालाबंदी भी करेंगे। ऐसी कोई भी जो गतिविधियां हो रही हैं कॉलेज के अंदर, ये बिल्कुल भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही किया है। बताना चाहते हैं, अभी बीच में TRS कॉलेज में सभी शिक्षक जो हैं, अतिथि विद्वान और जो भी शिक्षक हैं,
वो सभी धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सभी छात्रों को लौटा दिया जाता है। कॉलेज में कोई भी क्लासेस नहीं लग रही हैं, आप जाके पूछ लीजिए उनके। वो सभी सीएम हाउस के धरने में बैठे हुए हैं। प्रचार से कोई मतलब नहीं है। प्रचार का कहना है सब छुट्टी पे है। केवल और केवल कॉलेज में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका अगर एनएसयूआई विरोध करती है तो एनएसयूआई को अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। प्राचार्य मैडम को बताना चाहते हैं कि अगर बीजेपी की दलाली करनी है तो आप पट्टा ले लीजिए भाजपा का और पहन के बैठ जाइए, और जरूरत पड़ी तो हम आने वाले समय में अगले 1 हफ्ते में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एनएसयूआई निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करेगी और हो सका तो घेराव करेगी और कॉलेज में तालाबंदी करके। कॉलेज रीवा जिले में सबसे बड़ा कॉलेज है जहां सबसे ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, इसीलिए आए दिनों सुर्खियों में बना रहता है। चाहे वो अपराध के मामले में हो, चाहे वो रिजल्ट गड़बड़ी के मामले में हो, चाहे जब से ये प्राचार्य आई हैं डॉक्टर अर्पिता अवस्थी जी, तब से लगातार वहाँ पे बीजेपी के विधायक, क्योंकि यहीं रीवा से हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्हीं के वहाँ पे झंडे पताखे गाड़े जाते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, उनके कहने पे छात्रों का डाटा कलेक्ट किया जाता है। पुस्तकालय में जहाँ छात्र पढ़ता है, पुस्तक पढ़ने जाता है, वहाँ उसको अपनी जानकारी दी जाती है, मतलब आइडेंटिटी, कि मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा आधार नंबर ये, मेरा मोबाइल नंबर ये। पर उसमें एक नया कॉलम लाया गया है कि विधानसभा क्षेत्र क्या है, विधानसभा क्रमांक क्या है और कौन से विधानसभा को। मतलब ये पूरी कॉलेज के माध्यम से जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन किस विधानसभा का है, उनका डाटा कलेक्ट करो और फिर स्थानीय विधायक को दो, स्थानीय सांसद को दो, स्थानीय मंत्री को दो। अगर प्राचार्य मैडम को सिर्फ बीजेपी का ही कार्य करना है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप टीआरएस कॉलेज छोड़ के बीजेपी कार्यालय में जाके बैठ जाइए। नहीं, एनएसयूआई चुप नहीं बैठेगी, आपको प्राचार्य की कुर्सी से हटा के मानेगी। उसके लिए एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, टीआरएस कॉलेज गेट के सामने भूख हड़ताल के लिए बैठेगी। प्रदेश सहित रीवा जिले में आज संविधान संदेश यात्रा निकाली जा रही, जिसमें ओबीसी महासभा के पदाधिकारी सहित भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। संविधान संदेश यात्रा के दौरान मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ओबीसी महासभा ने कहा कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को बचाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी समाज को समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज इस संविधान की अनदेखी करके देश की सबसे बड़ी काम की उपेक्षा की जा रही है। संविधान संदेश यात्रा में शामिल पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार जातिगत गणना नहीं कराती तो चुनाव को हटाते हुए पहले जातिगत गणना करे, तब उसे ओबीसी की ताकत का पता चलेगा। जो ओबीसी के द्वारा आज सरकार खड़ी है और ओबीसी की उपेक्षा कर रही है और संविधान की अनदेखी कर रही है। आपको बता दें कि संविधान संदेश यात्रा ओबीसी महासभा के द्वारा पूरे प्रदेश सहित रीवा जिले में भी निकाली जा रही है, जो सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। आज हमने संविधान संदेश यात्रा शुरू की है विंध्य के रीवा संभाग में। 22 तारीख को हमारी यात्रा विंध्य के शहडोल संभाग में प्रारंभ हो चुकी है। पूरे जो ऐसे लोग हैं जो संविधान की भावना को नहीं समझता हैं, उस भावना को समझाने के लिए और संविधान ने हमको क्या मौलिक अधिकार दिए हैं और हमारा क्या क्या राइट्स है, एक जन जागरूकता चलाने के लिए यात्रा का शुरुआत हम लोगों ने किया है। ये रीवा जिले की हर विधानसभा में सिमरिया, सिरमौर, त्योंथर, मनगमा, मऊगंज, देवतालाब और इसके बाद यात्रा निकल जाएगी सीधी जिले, वहाँ सिहाबाल, बहरी से वहाँ जितनी विधानसभाएं हैं, उसके बाद यात्रा लौटेगी गुड़। देखिए, मैं थोड़ा सा पूर्व में जाना चाहूँगी कि हमारे महापुरुष थे, तो हमारे महापुरुषों ने सदियों से लड़ाई लड़ते आए हैं और 75 साल देश की आज़ादी के बाद भी हमारे जो भी नेता नेतृत्व किए लोकसभा के अंदर, उन्होंने भी इस बात को रखा। लेकिन सारे बिल पास हो रहे हैं, लेकिन एक ओबीसी ही ऐसा क्यों है कि जिसको लटका कर रखा गया। देश की सबसे बड़ी कौम ये ओबीसी, और ओबीसी आज तक अपने हक अधिकार से वंचित है। क्यों? आखिर इतने सारे लोगों के होते हुए भी आखिर ओबीसी क्यों? सबको अपना अधिकार मिल गया। जो 10% के भागीदार थे उनको 10% दे दिया गया, तो ओबीसी का बिल क्यों अटका हुआ है? इसको आज हम लोग रोड पे सो रहे हैं। देश भर में पूरा ये मैसेज है। ये रीवा संभाग से, रीवा जिले से हम लोगों ने शुरुआत किया है। निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से ये मैसेज दूर दूर जाएगा और सारे हमारे भाई बहन आकर रोड पे आएंगे। अगर हम ये मानते हैं कि अगर हमारा संविधान, हमारा ये आरक्षण वापस नहीं करते हैं, ये बिल पास नहीं करते हैं, तो अब मांगने की जरूरत नहीं है, हम छीन के रहेंगे। छीनना पड़ेगा। इसके लिए हमारे बहनों को और हमारे भाइयों को साथ आना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत हो गया मांगते मांगते। हम भिखारी नहीं है, हम बहुत भोले भाले हमारे महापुरुष थे, उन्होंने सबका साथ दिया। लेकिन जब हमारी बारी आती है
तो सब हाथ खींच लेते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। साथियों, मेरी बात कौन करेगा? इसलिए मैं ओबीसी भाइयों और बहनों से, खासकर भाइयों से, चूंकि ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बुलाएं, हमारी जनसंख्या बढ़े। और अब हमारी चिंता कोई करे न करे, हमें अपनी चिंता खुद है। हम अपना अधिकार स्वयं लेने के लिए सक्षम हैं और लेकर रहेंगे। ये लड़ाई अब रुकने। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक जोशी आज रीवा आए। रीवा में उनके आगमन पर कांग्रेस कमेटी रीवा ने उनका अभिनंदन किया और एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकारों से रूबरू होते हुए दीपक जोशी ने कहा कि इस समय कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही है, जिसका मूल कारण है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियां और उनसे उपजा जन आक्रोश। कांग्रेस नेता जोशी ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा इतना गिर गया है कि उन्हें बीजेपी से कांग्रेस में आना पड़ा और कांग्रेस में आने की व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों वजह हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का निधन हुआ तो शिवराज सरकार ने निर्णय लिया था कि उनके पिता का स्मारक बनवाया जाएगा, लेकिन आज 3 साल हो गए, स्मारक नहीं बन सका। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नया आधुनिक भवन 6 महीने में बनाकर तैयार करवा चुके। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता दीपक जोशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए और क्या कहा। और स्वर्गवास के बाद 14 जुलाई 2020 को माननीय शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी, वी.डी. शर्मा, पूरी बीजेपी हाटपुटिया गांव में इकट्ठी हुई और माननीय जोशी जी के स्मारक बनाने का उन्होंने घोषणा की थी कि स्मारक बने। 2 करोड़ 36 लाख का उसका एस्टिमेट बना। वो स्मारक आज तक नहीं बना। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहने वाले हैं, या तो उनको कुछ पहले से संदेश आगा हो गया कि मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूँ, इसलिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो मकान जिसको अभी तक उन्होंने रोक के रखा है, जिसपे उनका कब्जा है, उस मकान के बगल में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के मकान को तोड़कर एक भव्य आलीशान मकान बना। तो कहीं न कहीं मुझे ये बात कचोट थी कि मेरे पिता का स्मारक 3 साल में नहीं बन रहा और शिवराज जी का नया भवन 6 महीने में तैयार हो गया, आधुनिकतम हो। दूसरा, मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार को सुचिता की राजनीति का प्रतीक माना गया। तो मेरे पिताजी को तो शायद दुनिया में एक बिरला उपाधि मिली कि राजनीति के संत। प्रदेश में क्या हो रहा, मुझे मैं भी पार्टी का सदस्य था, पार्टी का कार्यकर्ता था, इस नाते प्रदेश की बातों को मैं नहीं कर सकता, लेकिन अपने क्षेत्र की बातों मैं करूँ। बागली विधानसभा जहाँ से जोशी जी 1 बार नहीं 8 बार जीते और शायद ये मध्य प्रदेश के असेंबली का रिकॉर्ड भी होगा कि विपक्ष में लेकर कोई व्यक्ति लगातार 8 बार जीता। उस क्षेत्र में 17.5 करोड़ का नगर पालिकाओं में घोटाला होता, बाकी घोटाले तो हुए। आज पेपर वहाँ की जनता से हमारे पारिवारिक संबंध है, वो लगातार हमारे पास आते थे, हमारे घोटाला हो गया, ऐसा घोटाला हो गया। उस घोटाले के लेकर मैं 1.5 साल से बीजेपी के सारे नेताओं के चक्कर लगा। जब घोटाला की लोगों के दिल सबर करने लगे तो काटा मोड़ गांव में लोगों ने मुझे घेर लिया। क्या हमारे साथ थाने तक चलिए, हम इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं। हम एफआईआर करने गए तो एफआईआर में एप्लीकेशन जिन 2 लोगों के नाम से लिखी गई थी, दोनों के खिलाफ केस करके वो जेल चले गए, जिनको जेल जाना था वो बाहर। बागी क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों का रसूख इतना बढ़ गया था। एक फॉर्च्यूनर कार जो भाजपा प्रदेश के किसी नेता के पास रही, एक इंडिवन, एक थार, एक स्कॉर्पियो, ये गाड़ियों पैसे से खरीद के नेतागिरी को चमकाने का काम। ये 2 बातों से मैं लगातार उत्तेजित था। 28 अप्रैल को मैं प्रदेश के भाजपा के नेताओं को इससे अवगत करा चुका कि ये पराकाष्ठा हो गई है, इसलिए मैं आपका साथ छोड़ सकता हूँ। इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तब भी उनकी ड्यूटी रहेगी। लेकिन 3 तारीख के बाद से बीजेपी ने अपना प्रयास शुरू करा, वो आखिर तक ले जाने की बात करी कि हम वहाँ तक आपको ले जाएंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अब आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे लोगों के साथ जाऊँगा। इसमें 2 बातें मैं 2 नेताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। माननीय कमलनाथ जी जब पिताजी का देहांत हुआ मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री होने के नाते पार्थिव शरीर पे पुष्पांजलि करने आए, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि माननीय जोशी जी का अंतिम संस्कार कहाँ होगा। तो मैंने कहा संस्थान में। और संस्थान में जहाँ सबका होता वहाँ तो कहाँ करेंगे। बोले जोशी जी तो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी धरोहर है, उनके नाम का स्मारक बनना चाहिए, लोगों को याद आना चाहिए। तो मैंने कहा हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं।
कहा थोड़ी देर इसको रोक सकते हैं क्या, तो मैं तब तक कोई जगह की बात करता हूँ। उन्होंने वहीं से निर्देश दिया। 4 घंटे के बाद एक अच्छी लोकेशन पे हाटपिटिया गाँव में जमीन मिली 2 बीघा। हमारे पास संदेश आया कि सत्येंद्र जी वर्मा का, जो हमारे देवास जिले से हैं, उन्होंने कहा कि हमने जगह का भेज दिया। व्हाट्सएप पे उन्होंने उसका मुझे भेजा कि जगह हमने सिलेक्ट की, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। मैंने कहा कि आपने देखा तो ठीक ही होगी। मेरा कहने के बाद 3 मिनट बाद कमलनाथ जी का लेटर आ जाता है कि जमीन हमने स्वीकृत कर दिया, हम सरकार करेगी पूरी व्यवस्था। मुझे लगा कि मेरे पिताजी का 3 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होने के नाते इसमें नहीं बना पाया, लेकिन कमलनाथ जी 3 मिनट में उस काम को करते हैं। तो एक विजन वाला आदमी मुझे कमलनाथ जी लगे, तो मुझे लगता है कि अपनी बातों को पूरा करना। माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास मैं 1951 में गया था, जब मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चुनाव लड़ रहा था मध्य। बीजेपी का पहला और आखिरी एग्जीक्यूटिव जब चुनाव होती तो मैं पहला और आखिरी में भी वो चुनाव में बीजेपी ने मेरा विरोध किया, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। इन कारणों की बात बता रहा हूँ। रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा पुलिस को चैन स्नेचरों की गैंग को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। चैन स्नेचिंग की घटनाओं ने रीवा पुलिस की नाक में दम कर रखा था। आए दिन चैन स्नेचिंग की घटनाओं से पुलिस परेशान थी, लेकिन अब पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। मामले को लेकर CSP शिवालय चतुर्वेदी ने बताया कि रीवा शहर में हो रही वारदात को लेकर पुलिस काफी समय से सक्रिय थी। साइबर सेल की मदद से 6 वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से 2 विश्वविद्यालय, 3 समान और 1 अमैया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सभी आरोपी प्रोफेशनल थे और 3 महीने पहले ही जेल से छूटकर आए थे। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी, जिसमें साइबर सेल और थानों के थाना प्रभारी द्वारा इसमें अच्छा काम किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से 2 चैन के मामले खुलासे हुए हैं। इसके अलावा समान क्षेत्र के 3 मामले और अमैया क्षेत्र का 1 मामला, इस तरह से कुल मिलाकर 6 मामलों का खुलासा इसमें सामने आया है। और इसमें अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय क्षेत्र की बरामदगी भी हो गई है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है और शेष आरोपियों से पूछताछ अभी की जाएगी। मैडम, अभी कुछ और जैसे घटनाएं लगातार हुई है, तो कुछ में कुछ और आगे खुलासा होने को? जी हाँ, इसमें ये आरोपी हैं, ये प्रोफेशनल हैं और ये हाल ही में अभी 3 महीने पहले ही जेल से छूटकर आए थे और तब से ये इन्होंने वारदात को अंजाम देना शुरू किया है। और अब चूंकि ये गिरफ्त में आए हैं तो इनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें जल्दी सामने सारे खुलासे आएंगे। शासकीय मातन स्कूल में कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया। आयोजित परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि ये परीक्षा कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आयोजित की गई है। इसमें 8,289 छात्रों ने भाग लिया। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को कक्षा 9वीं में 4 साल के लिए 4,000 रुपये पढ़ाई के लिए मिलेंगे, लेकिन जो छात्र पूरक हो जाएंगे या 60% से कम अंक आएंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आज राष्ट्रीय कम्बिन्स नाम से परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा में पूरे ज़िले में 82 89 मतलब 8,289
89 बच्चे कुल हैं शामिल। और इस केंद्र में 3 इस ब्लॉक में हैं, जिसमें से मारतंड 1, मारतंड 2 और 3। पूरे में 683 मारतंड 3, 473 मारतंड 2 और 490 मारतंड 1। इनमें से कुल 1588 बच्चे शामिल हैं और 58 बच्चे अनुपस्थित हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस परीक्षा में जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते हैं वो इस परीक्षा में शामिल हैं, और इस परीक्षा में जब ये पास हो जाएंगे तो इन्हें 4 वर्ष 1000 रुपये प्रति माह अर्थात 12,000 1 साल का कक्षा 9 से 12 तक इनको मिलेगा शासन की ओर से। किंतु शर्त यह है कि जो बच्चा 60% से कम हो जाएगा वह अगले 9th पास के बाद तो इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएगा, तथा जो बच्चा पूरक से भी अगर पास होता है तो भी इससे वो पृथक हो जाएगा। इसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? इसमें केवल कक्षा 8 के बच्चे हैं। केवल कक्षा 8 पढ़ने वाले वो 9 में जाएंगे तो उनको 9 से लाभ दिया जाएगा। कितने ब्लॉक के बच्चे हुए? पूरे ब्लॉक में रीवा जिले में कुल 21 सेंटर हैं और हर ब्लॉक में सेंटर हैं। अपने रीवा ब्लॉक में 3 सेंटर हैं, मारतंड 1, 2, 3 और RL दीपांकर खंड शिक्षा अधिकारी रीवा। और हमने अपने दल में पैनल के रूप में श्री जितेंद्र चतुर्वेदी, श्री संजय द्विवेदी जी, शुभेंद्र पांडे को सक्रिय रखा है, और ये पूरे दल में पूरे समय मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी किए हैं और सब टाइट कर रही है। रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। केशरवानी वैश्य सभा द्वारा रविवार को महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। केशरवानी समाज के लोगों ने महर्षि कश्यप के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा विस्तृत रूप से उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। समाज के लोगों ने गोत्राचार्य महर्षि कश्यप पर बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, साथ ही उनके निर्देशों का अनुपालन करते हुए समाज के विकास में भूमिका निभाने का प्रण लिया। और कौन से कार्यक्रम हो गए मंच पर? आज जो हमारी केशरवानी नगर सभा की नई टीम बनी है उसका शपथ ग्रहण होगा। तरुण सभा की नई टीम बनी है उसका शपथ ग्रहण होगा। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयागराज से आकर इलाहाबाद के महापौर आदरणीय। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।